अब हम सेकंड मेथड की बात करेंगे इस वीडियो में, जो है इनकम मेथड। ठीक है, तो इनकम मेथड इम्पोर्टेंट है। हमने वैल्यू एडेड मेथड डिस्कस कर लिया पूरी तरीके से। ठीक है, तो इनकम मेथड पे आज हम ये वीडियो जो है वो फोकस्ड है। ठीक है, तो देखते हैं इनकम मेथड क्या होता है। तो इनकम मेथड में हमने बताया था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम फैक्टर इनकम्स को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये जो वेज, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट, रॉयल्टीज, ये सारी जो फैक्टर इनकम है उनको हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो इनकम मेथड इज आल्सो नोन एज फैक्टर पेमेंट मेथड और डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड। ठीक है, तो ये इसके अलग अलग नाम है, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं कि इनकम मेथड में आखिर कौन कौन सी चीजें आती हैं, इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब है कि लेबर को काम करने के बदले मालिक से, एम्प्लॉयर जिसको बोलते हैं, उससे जो भी अमाउंट मिला है, चाहे वो कैश के रूप में हो, सर्विसेज के रूप में हो या कोई गुड्स के रूप में हो, वो सारी चीजें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आता है। ये याद रखना हमेशा। तो अगर एम्प्लॉयर काम के बदले एम्प्लॉय को कुछ पेमेंट कर रहा है, चाहे वो कैश में हो या सर्विसेज में हो या फिर गुड्स में हो, ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट माना जाता है और ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ये पहला कंपोनेंट है इनकम मेथड का, तो ये इसे इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर रेंडरिंग सर्विसेज। तो फ्री में कुछ नहीं दिया जाता, बोलते हैं ना, तो जो भी काम करने के बदले जो भी दिया गया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में। वैसे बता दिया मैंने ऊपर से, पर एक बार डिटेल में देखते हैं। वेजेस एंड सैलरी इन कैश, तो जो आपको पैसा मिल रहा है, मनी मिल रहा है, तो वो जो मनी वाला अमाउंट है, वो सारी चीजें जो है वो ए पार्ट में आएंगी। ठीक है, हो सकता है कि आपको कैश मिल रहा हो या हो सकता है कि आपको कैश के रूप में ना मिल रहा हो, कुछ और चीजें मिल रही हो। जैसे रेंट फ्री एकोमोडेशन, आपको घर दे दिया गया, उसका किराया नहीं देना है, वो कंपनी उठा रही है। आपको एक कार की चाबी पकड़ा दी गई क्योंकि आप डेली आते जाते हो काम फैक्ट्री में या एक तरीके से कंपनी में काम करने के लिए। ठीक है, या आपको हैंडसेट जो मोबाइल है वो पकड़ा दिया गया है। तो इसका मतलब आपको क्या किया दिया जा रहा है, आपको काम के बदले ही गुड्स के रूप में क्या किया जा रहा है, चीजें दी जा रही हैं। ठीक है, तो ये भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट माना जाता है। तीसरा है एम्प्लॉयर्स, याद रखना ये एम्प्लॉयर वर्ड है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। तो जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, लेबर वेलफेयर फंड हो गया, तो इनमें अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करता है तो ये भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट माना जाता है। ठीक है, पर जैसे आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं, कोई एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉयज के लिए या कोई मालिक जो है अपने कर्मचारियों के लिए इंश्योरेंस करवा रहा है, तो ये इंश्योरेंस भी इसी का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, या फिर प्रोविडेंट फंड जो होता है उसमें कुछ पैसे जो हैं वो डाले जा रहे हैं, आपको पता होगा, तो ये याद रखना है। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉयज यानी कि अगर कर्मचारी खुद जाकर प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल रहा है, यानी कि अपना पैसा, तब ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो कंपनसेशन एम्प्लॉय में वो अमाउंट आएगा जो मालिक अपने कर्मचारी को काम के बदले दे रहा है। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉय खुद ही जाकर एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलवाता है और उसमें पैसे डेली जमा करता रहता है, तो वो अमाउंट जो है वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, सिर्फ मालिकों द्वारा दिया गया कर्मचारियों को काम के बदले जो अमाउंट दिया जा रहा है उसे इंक्लूड किया जाएगा। जो फोर्थ पॉइंट है वो है रिटायरमेंट पेंशन। तो रिटायरमेंट पेंशन भी इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो ये पहला कंपोनेंट जो है वो कंप्लीट हो गया। दूसरे कंपोनेंट की तरफ आते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में पहला जो पॉइंट है रेंट प्लस एंड रॉयल्टी। तो रेंट जो फिक्स्ड असेट्स होती हैं उनको जो हम देते हैं करने के लिए, यूज करने के लिए, तो कुछ चार्जेस जो हैं लिए जाते हैं। ठीक है, सब जैसे जमीन हो गई, बिल्डिंग हो गई या कोई मशीनरी दे रहा हूं, तो ये रेंट इस पे चार्ज किए जाते हैं, तो इनकम जनरेट होती है। ठीक है, या फिर रॉयल्टीज ज्यादातर नेचुरल जो सब सोयल असेट्स होते हैं, जैसे कंपनीज या किसी इंडियन गवर्नमेंट ने किसी कंपनीज को एक माइनिंग दे दी, माइनिंग जो खान होती है ना, कोयले की खान दे दी, तो उसमें जो अमाउंट वो निकालेगा उस पर लीज दिया जाता है। तो बात एक ही होती है, लगान बोलते हैं रॉयल्टी को। तो एक तरीके से टैक्स टाइप का ही होता है। जैसे आपने इंडिपेंडेंस के समय किसान जो होते थे उनको क्या देना पड़ता था,
लगान ही यानी कि रॉयल्टी ही देनी पड़ती थी, क्योंकि जो सॉयल असेट्स हैं, सॉयल असेट्स का मतलब जमीन जिसमें खेती की जा रही है, तो वो इसमें खेती करते थे और उन्हें रॉयल्टी देनी पड़ती थी। ठीक है, तो ये रेंट और रॉयल्टी है, ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है। ठीक है, थर्ड जो सेकंड है वो है इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो कैपिटल यूज की है, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मिलता है। और थर्ड जो है वो प्रॉफिट है। ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर को मिलता है। प्रॉफिट के 3 पार्ट है यहाँ पर। एक है डिविडेंड, तो जितना भी अमाउंट कंपनी कमाती है वो कुछ हिस्सा जो है उसका शेयर होल्डर्स जिन्होंने शेयर्स खरीद रखे हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो शेयर होल्डर को जो पैसा मिलता है वो शेयर्स रखने के लिए, मतलब रखे हुए हैं इसलिए मिलता है, तो उन्हें हम डिविडेंड बोलते हैं वो अमाउंट को। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, देखो, तो एक तो ये अमाउंट है कि जो प्रॉफिट का हिस्सा है उसको शेयर होल्डर में बांट देना, और दूसरा जो पार्ट है वो है टैक्स देना। तो टैक्स तो देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो ये टैक्स वाला पार्ट जो है प्रॉफिट से दिया जाता है, प्रॉफिट पे ही लगता है टैक्स। ठीक है, और तीसरा जो है कि डिविडेंड दे दिया, प्रॉफिट टैक्स भी दे दिया, अब जो बचा है, कुछ बच गया अमाउंट, तो उसको हमने क्या कर दिया, रिटेन कर लिया, अपने पास रख लिया, उसे कहीं नहीं जाने दिया, रिजर्व बना दिया, रिजर्व एंड सरप्लस जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, रिटेन अर्निंग है या कॉर्पोरेट सेविंग, ये 3 नाम है, अलग अलग, बात एक ही है। इसका मतलब ना तो डिविडेंड दिया गया ना, और प्रॉफिट टैक्स देने के बाद जो अमाउंट बच गया, रेजिडुअल जो अमाउंट होता है, ठीक है, बचा हुआ अमाउंट, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग या फिर कॉर्पोरेट सेविंग इसे बोलते हैं। ठीक है, थर्ड जो कंपोनेंट है वो है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम। जैसे फार्मर्स, बार्बर्स, ये क्या कर रहे हैं, एक तरीके से खुद ही काम कर रहे हैं। तो जैसे आपके भाई ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और आपको फिर काम पे लगा दिया वहां पर कि थोड़ा हाथ बटा ले, तो आपने जो सर्विसेज दी है वहां पर वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। भले ही सैलरी नहीं दी जा रही, सैलरी वो तो घर में ही आ रही है, तो ये माना जाता है कि वो सैलरी आपको पेमेंट की जा रही है और आपने घर में दे दी, तो एक तरीके से बोला जा सकता है कि इनकम जनरेट हो रही है। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो मिक्स्ड इनकम, ज्यादातर मिक्स्ड इनकम ही लिख के आता है क्वेश्चन में, तो ये इसको डिफिकल्टीज नहीं होती, इसमें डिफिकल्टीज होती हैं और इसमें डिफिकल्टीज होती हैं। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये सारे एलिमेंट है। दूसरा कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सरप्लस, ये सारे एलिमेंट है। और थर्ड है मिक्स्ड इनकम। ठीक है, अब ये जो पहला, दूसरा, तीसरा है एलिमेंट, इन सभी को अगर जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो अगर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को जोड़ दिया जाए तो जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी, हमेशा याद रखना, वो होगी NDP@FC। ठीक है, तो कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को जोड़ देंगे तो NDP@FC आएगी। ये फैक्टर कॉस्ट पे ही निकलती है हमेशा। तो इनकम मेथड में कंपोनेंट जोड़ने के बाद ये वैल्यू आती है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब यहां से अगर आपको कुछ भी बोला जाए निकालने के लिए, या हो सकता है आपको GDP बोल दी जाए, GDP@MP पे निकालो, हो सकता है NNP@FC पे निकालो, हो सकता है GNP@MP बोल रहे हैं निकालने के लिए, तो आप तीनों में से कहीं पर भी जा सकते हो ना, क्योंकि आपको कन्वर्जन आता है। तो अगर इस पे जाना होगा, इस पे, तो देखो N को G में कन्वर्ट करना है, D तो सेम ही है, और FC को MP में कन्वर्ट करना है। आपको पता है कैसे कन्वर्ट होता है, नेट से ग्रोस पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन। D का D डोमेस्टिक सेम है, और फैक्टर कॉस्ट से MP पे जाने के लिए NIT जोड़ देते हैं, तो इजी है। अब इसमें देखो N से N जाना है तो इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो NFIA ऐड कर देंगे, और FC पे जाना है तो कोई चेंजेस नहीं है। तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए। और ये थर्ड वाले में क्या होगा कि N को G में कन्वर्ट करना है। N को G में कन्वर्ट करने के लिए नेट से जो हम ग्रोस पे जाते हैं तो हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं, और D से N पे जाने के लिए हम NFIA ऐड कर देते हैं, और ये FC पे MP पे जाने के लिए क्या कर देते हैं, हम NIT ऐड कर देते हैं। कितना इजी है। तो आपको सिर्फ ये 3 कंपोनेंट याद रखने हैं, और आपको याद रखना है कि इन तीनों कंपोनेंट को जोड़ने पर ये वैल्यू आती है। उसके बाद आप कुछ भी क्वेश्चन में बोल रखा हो आप कन्वर्ट कर सकते हो उसको। ठीक है, जैसे ये रहा कन्वर्ट करना। तो इस मेथड में भी कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, तो प्रिकॉशंस कुछ ध्यान में रखने पड़ते हैं कैलकुलेट करते समय, वो देख लेते हैं क्या होता है। तो कुछ प्रिकॉशंस हैं। पहला है ट्रांसफर इनकम। तो ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ठीक है, क्यों, ये हमने फैक्टर इनकम जो हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस में, तो उसमें ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम के बारे में मैंने डिफरेंस बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि ट्रांसफर इनकम जो है वो वन साइडेड इनकम होती है, इससे कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं होते मार्केट में।
रियल फ्लो जनरेट नहीं होता है, इसलिए इसे इंक्लूड नहीं किया जाता है। जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गई, आपने कुछ नहीं किया, बस आप बूढ़े हो गए इसलिए गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है, तो फ्री के पैसे होते हैं, आपने कुछ किया नहीं है, आपने कुछ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, फिर भी आपकी इनकम बन रही है ना पेंशन से, तो ये ट्रांसफर इनकम होती है। स्कॉलरशिप, ये भी ट्रांसफर है। रेमिटेंसेस, आपके फैमिली मेंबर में कोई सऊदी अरबिया गया, वहां से पैसा भेज रहा है, तो फैमिली में तो इनकम बढ़ रही है। क्या फैमिली वालों ने कोई काम किया है, गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में प्रोड्यूस किए, नहीं किए, तो आपकी इनकम जो है वो ट्रांसफर इनकम मानी जाएगी। डोनेशंस, ये भी क्या है, फ्री में मिलता है, तो ये ट्रांसफर इनकम है। तो ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं की जाती, हमेशा याद रखना, फैक्टर इनकम ही इंक्लूड की जाती है। सेकंड हैंड गुड्स, ये हमने पहले ही देख चुके हैं कि सेकंड हैंड गुड्स जो है वो इंक्लूड नहीं किया जाता है। पर हाँ, अगर कोई सेकंड हैंड गुड्स बिकवाने के लिए कोई बीच में इंटरमीडिएट है, कोई ब्रोकर है, वो गुड्स बिकवा रहा है, जैसे प्रॉपर्टी हाउसेज में होता है कि एक इंटरमीडिएट क्या करता है, जो डिमांड और सप्लायर साइड है उनको उनको मिलाता है, जिसको घर चाहिए और जो घर बेचने वाला है उसको वो क्या करता है, मिलाता है, मीटिंग करवाता है, तो वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो इसीलिए सर्विसेज क्रिएट हो रही हैं। इसीलिए ब्रोकरेज कमीशन जो है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कमीशन है वो सर्विसेज क्रिएट कर रही है और इसीलिए इसे इंक्लूड किया जाएगा। तो सेकेंड हैंड गुड्स अगर हम आपस में खरीद रहे हैं तब नहीं किया जाएगा, पर अगर ब्रोकरेज जो कमीशन ले रहा है तो वो कमीशन वाला अमाउंट जो है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। थर्ड जो पार्ट है वो है विंडफॉल गेन। विंडफॉल गेन, विंडफॉल गेन का मतलब होता है अचानक से होने वाले प्रॉफिट्स, अचानक से होने वाले लाभ। आप बाजार जा रहे थे और आपको 2000 का नोट पड़ा हुआ मिला, क्या ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखना कि नेशनल इनकम में वही चीज इंक्लूड होती है जिससे कोई रियल फ्लो जनरेट हो इकोनॉमी में। रियल फ्लो का मतलब होता है गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस होने चाहिए इकोनॉमी में। तो आप मार्केट जा रहे थे, 2000 का नोट मिल गया, खुश हो गए, तो इनकम भी आपकी बन गई, तो क्या आपने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए? नहीं, इसलिए उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आपने लॉटरी टिकट खरीदी और आप किस्मत अच्छी रही और आप जीत गए लॉटरी, तो वो जो पैसा मिलेगा, करोड़ रुपए मिलते हैं लॉटरीज में, तो वो अमाउंट भी इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये विंडफॉल गेन होते हैं, इससे रियल फ्लो जनरेट नहीं होता इकोनॉमी में। या फिर आपको प्राइज मिल गया, तो आपने कोई गुड्स नहीं प्रोड्यूस किए या सर्विसेज नहीं दी किसी को, प्राइज मिल गया आपको, ठीक है। या फिर आप केबीसी में जाते हैं, खेलते हैं, तो केबीसी करोड़ कौन बनेगा करोड़पति में, पैसा जीत लिया, 1 करोड़, 7 करोड़, 20 लाख, 50 लाख, तो ये अमाउंट भी इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, ना सर्विसेज दे रहे हो ना प्रोड्यूस कर रहे हो, आपकी इनकम ऐसे ही जनरेट हो जाएगी, ठीक है। उसे हम सर्विसेज नहीं बोल सकते, जो क्वेश्चन आंसर करते हैं उसको हम सर्विसेज या गुड्स प्रोड्यूस नहीं बोल सकते, ठीक है, इसलिए विंडफॉल गेन को इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है इलीगल मनी, जो लीगल ही नहीं है, तो एक तरीके से गवर्नमेंट की नजरों में ही नहीं होता ये, जैसे गैम्बलिंग करके पैसा, जुआ खेल के पैसा कमाया गया, चोरी कर लिया गया, या किसी को लूट लिया गया, लूटेड अमाउंट, तो ये सारी चीजें जो है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती हैं, ठीक है। फिफ्थ है इम्प्यूटेड वैल्यू, ये हमने देख लिया, जो ऑनर मतलब कोई व्यक्ति जो है अपने घर में ही रह रहा है, तो वो जो सर्विसेज एंजॉय कर रहा है, क्योंकि उस मकान के किराए की वैल्यू मार्केट में अवेलेबल है, अगर आप है ना उसी जैसी मार्केट में इसकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना इजी है, तो ये मिक्स्ड इनकम का पार्ट है, इसीलिए इम्प्यूटेड वैल्यू इंक्लूड की जाएगी। पेमेंट ऑफ नॉन टैक्स टू द गवर्नमेंट, टैक्स तो किया ही नहीं जाता, ये हमेशा याद रखना, टैक्स जो है वो ट्रांसफर पेमेंट में आता है, ठीक है, तो कोई भी टैक्स होता है उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। और नॉन टैक्स क्या होता है, जो टैक्स को छोड़कर, जैसे बिना हेलमेट गाड़ी चला रहे थे और आपकी चालान कट गया, तो जो पेनल्टीज लगी वो क्या है, टैक्स तो नहीं लिया गवर्नमेंट ने, तो ये नॉन टैक्स रेवेन्यूज होते हैं, पेमेंट होते हैं। तो आपने जो पेमेंट की, गवर्नमेंट की इनकम हो गई, तो क्या गवर्नमेंट नेशनल इनकम में इंक्लूड करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट की इनकम हुई है तो गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं किए इकोनॉमी में, ये ऐसे ही प्रोड्यूस हो गया। या आपको डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है, या गवर्नमेंट इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, पेनल्टीज लगा रही है किसी के ऊपर, तो ये सारी चीजें नॉन टैक्स गवर्नमेंट की रेवेन्यूज होती हैं, तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि इससे रियल फ्लो जनरेट नहीं होता इकोनॉमी में, ठीक है। 7 है इनकम फ्रॉम सेलिंग शेयर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज, यानी कि जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं उनको बेचने पर जो इनकम हमें मिलती है, क्या वो नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा? अगर मैंने शेयर्स खरीदा टाटा का 10 रुपए में,
100 शेयर्स खरीदे, 1000 वैल्यू हो गई। फिर बाद में वो 10 रुपये से 15 रुपये हो गए, तो इसका मतलब 15 और 100 कितने होंगे, 1500 हो जाएंगे। तो 1000 की खरीदी, 1500 वैल्यू हो गई। अगर मैं बेच दिया तो 500 रुपये का मुनाफा हो जाएगा मुझे, ठीक है। क्या वो जो 500 रुपये है वो इंक्लूड किया जाएगा, नहीं किया जाएगा नेशनल इनकम में। इनकम तो जनरेट हुई है, पर आपने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं की है इकोनॉमी में, तो ये याद रखना है कि रियल फ्लो इससे जनरेट नहीं हुआ, इसलिए नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स में आप पैसा लगाते हो, उस पे जो प्रॉफिट होता है उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। 8th पॉइंट है कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। कैपिटल गेन का मतलब होता है कि आपने हाउस बना के रख दिया, हाउस, एक घर आपने बनाया, प्रॉपर्टी 10 लाख का खर्चा आया, उसके बाद 10 साल बाद आपने उसे बेच दिया 1 करोड़ में, ठीक है। तो ये जो 90 लाख का आपको प्रॉफिट हो गया, इसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो फिक्स्ड असेट्स पे जो पैसा कमाया जाता है, प्रॉफिट होता है ना, सेलिंग परचेज करके, तो ये भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। तो कोई वैल्यू गुड्स की बढ़ जा रही है, जैसे मेट्रो जा रही है, तो अपने आप प्रॉपर्टीज के दाम ऊपर हो जाते हैं ना, तो इनकम तो जनरेट हो जाती है, क्योंकि आप अगर बेच दोगे तो जितने में आपने खरीदा था वो घर, उससे कहीं ज्यादा वैल्यू आपको मिलेगी। तो जो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हुई है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती है, क्योंकि रियल फ्लो जनरेट नहीं होता इकोनॉमी में। 9th है हाउस होल्ड सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड नेशनल इनकम। ये हमने पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है। थैंक यू। ये पार्ट जो है हम एक्सपेंडिचर इनकम मेथड का यहीं पर खत्म करते हैं। आगे हम एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ेंगे, ठीक है।